नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। हफ्ते के पहले मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए आप ऑन द शो आज कौन सी बड़ी खबरें मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी दूध की कीमतों में महंगाई की आशंका। शेयर बाजार से आखिर क्यों खफा हो गए विदेशी निवेशक? क्या महंगाई की आंच और बढ़ाएंगी गैस की बढ़ी कीमतें? क्या लंबी चलेगी कच्चे तेल की कीमतों में तेजी? आज फिर तेजी अब बाजार में क्यों है और ये कितनी लंबी चलेगी, इस पर चर्चा होगी। कितनी तेजी से देश में फैलेगा 5G का नेटवर्क और IBC को लेकर क्यों परेशान हैं वित्त मंत्री? ये तमाम मुद्दे आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत मॉनसून से। देश में मॉनसून सीजन के दौरान सामान्य से ज़्यादा बरसात हुई है और अब अक्टूबर से भी आगे ये अनुमान लगाया गया है कि बरसात सामान्य या उससे ज़्यादा रह सकती है। मौसम विभाग ने जो अनुमान दिया है उसके मुताबिक अक्टूबर के दौरान देश में सुदूर दक्षिण और सुदूर उत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर अधिकतर हिस्सों में सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बरसात होने का अनुमान है। हालांकि पोस्ट मानसून सीजन यानी अक्टूबर से दिसंबर के दौरान सामान्य बरसात का अनुमान लगाया गया है। बरसात का संतुलन अगर सही रहता है तो ये रबी फसलों के लिए अच्छा, खेती के लिए फायदेमंद बताया जाता है। लेकिन संतुलन बिगड़ता है तो रबी की बुआई तो प्रभावित होगी ही, लेकिन मंडियों में साथ साथ जो खरीफ फसलों की आवक शुरू हुई है वो भी प्रभावित हो सकती है। अभी तक मंडियों में खरीफ फसलों की जितनी आवक हुई है वे धान को अगर छोड़ दें केवल तो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। सर, पहला सवाल, मौसम का बदलता मिजाज खरीफ की आवक को कैसे प्रभावित कर सकता है, क्या असर डाल सकता है? शुभम, ये जो अक्टूबर से दिसंबर तक के रेनफॉल के नंबर हमारे पास आए हैं, जो भविष्यवाणियाँ आई हैं, जो फोरकास्ट आया है, उसमें दो महत्वपूर्ण रीज़न है जहाँ पर भारत के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं जहाँ हमें सामान्य से अधिक बरसात होने की संभावना दिखाई दे रही है मानसून ख़त्म होने के बाद भी। इसमें एक तो सोयाबीन की ग्रोइंग मध्य प्रदेश का इलाका है और दूसरा छत्तीसगढ़ का धान की बुवाई वाला इलाका है। यहाँ हमें अक्टूबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही और इसका असर हमें मंडियों में धान की और चावल की आवक पर दिखाई देगा। अभी खरीफ की बुवाई कटाई ख़त्म हुई है और खरीफ की फसल मंडियों में आना शुरू हुई है। यदि अगले एक महीने के दौरान रहकर मौसम बदलता है और बारिश होती है तो इसका असर हमें इसकी धान की खरीद पर दिखाई देगा। इस साल का मानसून लगभग पिछले साल का बिल्कुल उल्टा व्यवहार कर रहा है। पिछले साल हमने देखा था मानसून समय से पहले चला गया था और लेट रेन नहीं हुई थी। इस बार मानसून ने पूरे देश का एक बड़ा हिस्सा कवर कर लिया और सामान्य से अधिक बरसात हुई है। ये बहुत ही क्रूशियल समय है फसलों की कीमत को लेकर, क्योंकि अगर खरीफ की खरीद सही नहीं हुई या पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई तो इसका असर हमें खाद्य महंगाई पर पड़ता दिखाई देगा, जो वैसे भी काफ़ी ऊंची और बड़ी बनी हुई है। सर, अगला सवाल जो मेरा है वो रबी के लिए पोस्ट मानसून की जो बारिश है, क्या ये अच्छी खबर है? हाँ, पोस्ट मानसून की बारिश आमतौर पर रबी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इससे सर्दियों को थोड़ा लंबा करने में और सर्दियों में तापमान को कम करने में मदद मिलती है। मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर होता है और रबी की फसल इस बार पिछले साल से बेहतर होने की पूरी संभावना है। रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में भी इसकी तरफ इशारा किया, क्योंकि इस बार बारिश अच्छी हुई है। हालांकि कई राज्यों में फसल को बाढ़ ने प्रभावित किया, लेकिन अच्छी बारिश के कारण भारत के जलाशयों में भंडारों में स्थिति अच्छी है और रबी की फसल आमतौर पर सिंचाई से, नहरों की सिंचाई से पर आधारित होती है और यदि ये थोड़ी लेट रेन होती है तो इस बार रबी को लेकर पिछले साल की तुलना में आकलन बेहतर होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जलाशयों में पानी भी बहुत है और मौसम में, हवा में, मिट्टी में मॉइस्चर लंबे समय तक बने रहने की संभावना है। अगली खबर पशु चारे से जुड़ी। देश में पशु चारे की महंगाई बढ़ने से दूध फिर महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि अगस्त के दौरान देश में पशु चारे की थोक महंगाई 25% से ज़्यादा दर्ज की गई है, 25.54%, जो 9 वर्षों में सबसे ऊपरी स्तर है। पिछले कुछ वर्षों में देश में किसान पशु चारे की जगह दूसरी फसलों की खेती से ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, जिस वजह से चारे की कमी हो रही है। और यही वजह है कि कीमतें बढ़ रही हैं। प्रमुख दूध उत्पादक राज्य गुजरात की बात करें तो इस साल 10.89 लाख हेक्टेयर पशु चारे की खेती दर्ज की गई है। 2 साल पहले ये आंकड़ा 12.25 लाख हेक्टेयर का हुआ करता था। सोचिए, जब सबसे बड़ा राज्य ही कम कर रहा है तो इसका असर दिखना लाजमी है। सर, दूध की कीमतों में महंगाई का कितना खतरा अब आपको दिख रहा है? लंपी वायरस एक तरफ है, फॉडर की कीमतें
9 साल की ऊंचाई पर हैं। शुभम जी, इस साल मार्च अप्रैल से हम देखें कि खासतौर से उत्तर भारत के इलाकों में पशु चारे की किल्लत की समाचार और सूचनाएं बराबर आ रही थी। व्हीट स्ट्रॉ, जो उसको हम भूसा कहते हैं, उसकी मांग और उसकी कीमतें लगभग 3 गुना से ज़्यादा बढ़ी हैं पिछले 1 साल में। इस बात की रिपोर्ट लगातार फॉडर इंडस्ट्री की तरफ से सामने आ रही थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में इसकी कीमत जो 400 से 600 रुपये क्विंटल थी, वो 1100 से 1700 रुपये क्विंटल के आसपास हो चुकी है इस समय भी व्हीट स्ट्रा की। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो ब्रोकन राइस या टूटा हुआ चावल जिसकी का इस्तेमाल पशु चारे के तौर पर किया जाता है, उसको बनाने के लिए किया जाता है, उसकी कीमतों में भी उसकी भी शॉर्टेज है और इसलिए सरकार को उसका निर्यात भी रोकना पड़ा था। अब अभी जबकि लंपी स्किन वायरस का असर हमें देश के बड़े हिस्से पर दिखाई दे रहा है और जिसकी वजह से दूध की कीमतों में बढ़ोतरी है, दूध की कमी का खतरा है, इस पर हम विस्तार से मनी सेंट्रल में एक पैकेज में आपको बता चुके हैं। तब फॉडर की कीमतें बढ़ने के कारण अगला मौसम जो अगले 2-3 महीने हैं वो दूध की दृष्टि से, दूध की कीमतों की दृष्टि से संवेदनशील है। और दूध वो एक उत्पाद है जिसने खुदरा महंगाई की पूरी बास्केट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी किया, अपना योगदान भी किया है महंगाई को बढ़ाने के लिए। और तात्कालिक तौर पर सरकार के पास सीधे कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि वो फॉडर की डिमांड को या फॉडर की आपूर्ति को बढ़ा सके। और इसलिए दूध उत्पादक या दूध डेयरियां अगर आने वाले समय में 1-2 बार और कीमतें बढ़ाएं दूध की, तो आश्चर्य नहीं होगा। अगली खबर शेयर बाजार से जुड़ी। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ की प्राइसिंग के नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियमों के तहत आईपीओ लाने वाली कंपनी को इशू प्राइस तय करने की जानकारी भी बतानी होगी। कंपनी को यह भी बताना होगा कि आईपीओ लाने से पहले उसने निवेशकों से किस कीमत पर पैसा उठाया है। हाल के दिनों में कई स्टार्टअप के आईपीओ प्राइस को लेकर सवाल उठे हैं। लिस्ट होने वाले अधिकतर स्टार्टअप ऐसे हैं जिनका शेयर भाव इशू प्राइस से बहुत नीचे चला गया हो। चाहे आप जोमेटो देखिए, नायका देखिए, पेटीएम देखिए, इन सब में पॉलिसी बाजार देखिए, कार्टरेट देखिए, जो इनका इशू प्राइस था उससे अब भाव काफ़ी नीचे। यही वजह है कि सेबी ने अब आईपीओ को लेकर नियम सख्त किए हैं। सेबी ने इसके अलावा म्यूचुअल फंड की खरीदारी और बिकवाली को भी इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में शामिल किया। सर, पहला सवाल शेयरों पर लेकर कि आईपीओ को लेकर कौन सी शर्त सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको लगता है नए नियमों में जुड़ी है कंपनियों के लिए? शुभम, इस फैसले का या सेबी की तरफ से इस दखल और हस्तक्षेप का इंतजार पिछले 6 महीने से बाजार में किया जा रहा था। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि हमने पिछले साल भारत में कई स्टार्टअप्स के शेयर बाजार में लिस्ट होते देखे और उसके बाद उनके शेयरों में तेज गिरावट आई। उनके जो नतीजे थे, उनके जो आकलन थे, जिस तरीके का वैल्यूएशन उन्होंने मार्केट में प्रोजेक्ट किया था, जिस पर निवेशकों से पैसा लिया था, थोड़े समय बाद वो वास्तविकता के धरातल पर खरा नहीं उतरा। और यहाँ तक कि इनके बड़े निवेशक जिनके जरिए जिन्होंने इसमें निवेश किया था वो भी इसे छोड़कर निकलने लगे। और उसके बाद सेबी के पूरे कामकाज पर आईपीओ के वैल्यूएशन को लेकर बड़े सवाल उठे और उसके बाद सेबी ने रिव्यू करना शुरू किया। और उस रिव्यू के बाद जो नई गाइडलाइंस आई हैं वो भारत में पूरे आईपीओ मार्केट की, केवल स्टार्टअप ही नहीं, पूरे आईपीओ मार्केट का पूरा ढांचा बदल देंगी। और ये आम निवेशकों की दृष्टि से बेहद सुखद और ज़रूरी है ये बदलाव होना। सेबी ने सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कही है कि जब कंपनियां अपना ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस सबमिट करती हैं सेबी के सामने, तो ट्रेडिशनल ढंग से, पारंपरिक ढंग से अपने मुनाफे के, अपने नुकसान के आने वाले समय में कहाँ कितना रिटर्न होगा इसके आकलन देती हैं। लेकिन इसके अलावा सेबी ने एक और शर्त जोड़ी है जिसमें उन्हें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना होगा कि कंपनी की आने वाले सालों में कंपनी की परफॉर्मेंस को और कौन बहुत सारे इंडिकेटर्स पर नापा जा सकता है, उन्हें स्पष्ट रूप से बताना होगा। यानी कंपनियों की तरफ से की गई घोषणाओं की वास्तविकता कितनी है, उसकी सच्चाई को परखने का एक बड़ा मौका और स्पष्ट मौका निवेशकों को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि खासतौर पर यह बात स्टार्टअप कंपनियों को लेकर थी, लेकिन अन्य कंपनियों को लेकर भी थी। सेबी ने कहा है कि जो जानकारी कोई कंपनी, आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ लाने से पहले किसी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर रही है, कंपनी की योजना को लेकर, भविष्य को लेकर, उसके निवेश को लेकर, लगभग वही पूरी जानकारी उसे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी बतानी होगी। यानी अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टर को ये बताकर इक्विटी सेल कर रहे हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंस में इस तरह का बदलाव होगा, तो बात पूरी तरह से प्रॉस्पेक्टस के जरिए खुदरा निवेशकों को भी पता चलनी चाहिए। इसकी बड़ी वजह यह है कि सेबी के पास जो शिकायतें पहुंची थी और जो सवाल उठे थे वो ये थे कि कंपनियों ने किसी एक कीमत पर और कम कीमत पर अपनी इक्विटी प्लेस की किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को और बाद में उससे कई गुना ज़्यादा कीमत पर उसी शेयर को बाद में आम लोगों को, निवेशकों को बेच दिया। और इस दृष्टि से सेबी ये पारदर्शिता लाना चाहती है कि निवेशक दोनों हैं, चाहे वो शेयर बाजार में आईपीओ के जरिए कंपनी में पूंजी लेने वाले लोग हों या प्राइवेट इक्विटी के जरिए निवेश करने वाले लोग हों। ये बदलाव आईपीओ के पूरे वैल्यूएशन में
आईपीओ के कामकाज में को प्रभावित करेगा। और इसके बाद हमें उम्मीद की जा सकती है कि कंपनियों की तरफ से जो आईपीओ के वैल्यूएशन आएंगे या जो मूल्यांकन आएंगे उनमें कम से कम वास्तविकता होगी, उनमें बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, जैसा हमने पिछले 5-6 महीनों में कुछ आईपीओज में देखा। और उसके बाद उसमें निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें से कई स्टार्टअप आईपीओ भी थे। सर दूसरा सवाल म्यूचुअल फंड को लेकर, म्यूचुअल फंड को इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में लाना ये कितनी महत्वपूर्ण खबर है? हाँ, म्यूचुअल फंड को इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में लाना एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है। म्यूचुअल फंड में पिछले दिनों में हमने 6 महीने में कई सारे घटनाक्रम देखे, जिसमें एक म्यूचुअल फंड पर सेबी ने जुर्माना भी लगाया इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर। म्यूचुअल फंड को लिस्टेड कंपनीज के मामले में जो की मैनेजरियल पोजीशन है म्यूचुअल फंड्स की कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में पहले से आती हैं, लेकिन अब ये इस पूरे रेगुलेशन का दायरा बढ़ा दिया गया है और अब सूचनाओं का आदान प्रदान करने, एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड को सूचना देने और इनसाइडर ट्रेडिंग का जितना बड़ा नेटवर्क है जिस पर लगातार अलग अलग स्तरों से सूचनाएं दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें म्यूचुअल फंड पर लागू होंगी। सेबी ऐसा इसलिए कह रही है कि कर रहा है क्योंकि सेबी का मानना है कि अब बाजार में म्यूचुअल फंड बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनके पास बहुत बड़ी पूंजी है और वो किसी भी बाजार में सूचनाओं तक पहले पहुंच सकते हैं सामान्य निवेशकों के जरिए। यहाँ पूरा संकेत सेबी की तरफ से ये है कि जो छोटा निवेशक है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करता, वो एक तरह से माइनॉरिटी हो चुका है, एक तरह से अल्पसंख्यक हो चुका है। उसके सामने 2 बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, एक एफआईज और दूसरे डीआईआईज या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। इनके पास इतनी ताकत है कि बाजार के को अपने हिसाब से चलाते हैं, घुमाते हैं और शेयरों को प्रभावित करते हैं, जिसका नुकसान छोटे निवेशकों को होता है जो सीधे बाजार में निवेश करते हैं। ना तो उनके पास उतनी एक्सेस है सूचनाओं को लेकर, ना उनके पास उतनी जानकारियां हैं। इस प्रयास के जरिए सेबी ने वो लेवल प्लेइंग फील्ड या वो पारदर्शिता बनाने की कोशिश की है इस बदलाव के जरिए। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने एक बार फिर से बिकवाली शुरू कर दी है, इसको बढ़ा दिया है। सितंबर के दौरान विदेशी निवेशक शेयर बाजार से फिर बड़े बिकवाल बन के उभरे। सितंबर में उन्होंने 7624 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली करी है। इससे पिछले साल अक्टूबर से और जून तक, यानी पिछले साल से अक्टूबर से इस बार जून तक अगर आप देखें, तब लगातार विदेशी निवेशक बिकवाल बनकर सामने आए थे। जुलाई अगस्त ये 2 महीने ऐसे रहे जब उन्होंने खरीदारी की, लेकिन ये खरीदारी फिर बिकवाली में बदल गई। सितंबर के महीने में फिर से उन्होंने बड़ी बिकवाली की और यही वजह है कि शेयर बाजार पर दबाव देखने को मिल रहा है। दोनों प्रमुख सूचकांक चाहे सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों अपने एक महत्वपूर्ण स्तर था। सेंसेक्स के लिए 57,000 और निफ्टी के लिए 17,000, दोनों उसके नीचे आकर ट्रेड कर रहे हैं। सर, विदेशी निवेशकों का आंकड़ा क्या संकेत देता है, क्या बता रहा है? जैसा शुभम ने आपको बताया कि जुलाई अगस्त क्या बल्कि सितंबर के पहले 2 सप्ताहों तक हमने बाजार में विदेशी निवेशकों की तरफ से निवेश देखा था और ये संभावना इस बात की थी कि सारा निवेश इस दृष्टि से हो रहा है कि फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी और उसके बाद आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी। अब कम से कम ब्याज दरों को लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था की भविष्य की संभावनाओं को लेकर तस्वीर काफ़ी साफ दिख रही है। हमने विस्तार से इससे पहले भी चर्चा की थी और डॉलर इंडेक्स 30 का जिक्र किया था, जिसके आधार पर अगर आप देखें तो भारत में विदेशी निवेशकों को अब नुकसान हो रहा है निवेश करने पर। अमेरिकी बाजार में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उनसे भारतीय बाजार की बॉन्ड यील्ड्स की तुलना की जा रही है। रुपए की कमजोरी विदेशी निवेशकों के नुकसान को बढ़ा रही है। रुपया आज भी, हम जब चर्चा कर रहे हैं तो रुपया फिर आज दबाव में है और हमने आज पूरे दिन रुपए को 80, 87 और 82 की तरफ खींचते हुए देखा है। मौजूदा परिस्थिति में रिजर्व बैंक ने भी भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन में कमी की है। महंगाई का असर इस साल के अंत तक कम से कम रहेगा, अगले साल तक भी बढ़ सकता है, इस वित्त वर्ष के अंत तक रहेगा। ऐसी सिचुएशन में अब विदेशी निवेशक साइडवेज मूव करेंगे, बाजार में बॉटम फिशिंग करेंगे, बाजार में उन स्टॉक्स में निवेश करेंगे। हमें फिलहाल विदेशी निवेशकों की तरफ से किसी बहुत बड़े सीधी या बड़ी खरीद की संभावना नहीं दिखाई देती, जो कि ट्रेंड अभी नहीं है। हाँ, केवल एक का दिलचस्प चेंज जो हमको विदेशी निवेशकों के आंकड़े से दिखाई देता है कि विदेशी निवेशकों ने डेट और इक्विटी के बीच एक संतुलन बनाकर रखा है। जैसे सितंबर में अगर 7,000 करोड़ की बिकवाली विदेशी निवेशकों ने इक्विटी मार्केट में की है तो 2,2500 करोड़ के आसपास का निवेश डेट मार्केट में बढ़ाया और इस हिसाब से अगर आप नेट माने तो 5,000 करोड़ के आसपास का आउटफ्लो है। तो अब अगर आप विदेशी निवेशकों का रुख देखना चाहते हैं तो मेरी दिलचस्पी इस बात में रहेगी कि भारत के डेट मार्केट में कैसे निवेश करते हैं, क्योंकि अब ब्याज दरें बढ़ने के साथ डेट मार्केट की गतिविधियां थोड़ी ज्यादा आकर्षक होती जाएंगी इक्विटी मार्केट की तुलना में। तो वहाँ क्या स्थिति रहेगी और विदेशी निवेशक वहाँ कितना निवेश करेंगे। हालांकि अगर आप ओवरऑल अक्टूबर से देखें तो वहाँ अभी विदेशी निवेशकों का निवेश करीब 10,000 करोड़ रुपए के लॉस में या माइनस में दिख रहा है। 10,000 करोड़ के आसपास की सेल्स दिख रही हैं, क्योंकि विदेशी निवेशकों ने इससे पहले के महीनों में, सितंबर से पहले के महीनों में, जुलाई, अगस्त,
2 महीनों में डेट मार्केट में भी बिकवाली की थी। मई में थोड़ी खरीद की थी, अप्रैल में इससे पहले बिकवाली की थी। अब समय मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। स्पेशल रिपोर्ट है नेचुरल गैस पर। नेचुरल गैस की कीमतों में सरकार ने रिकॉर्ड बढ़ोतरी करी। अब ये बात निकली है तो कहां कहां तक जाएगी, देखिए इस मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली के रहने वाले महेंद्र कुमार को 1 साल पहले सीएनजी गाड़ी खरीदने के फैसले पर अब पछतावा हो रहा है। साल भर में सीएनजी की कीमतों में 50% से ज्यादा का उछाल आ चुका है और कीमतें और महंगी होने की आशंका फिर से बढ़ गई है। सरकार ने 30 सितंबर को अक्टूबर से मार्च के लिए नेचुरल गैस का नया भाव तय किया है, जो पुराने भाव से 40% ज्यादा है। पिछले साल यानी अप्रैल से सितंबर 2021 के लिए तय हुए नेचुरल गैस के भाव से तुलना की जाए तो कीमतें 377% ज्यादा हो गई हैं। इस दौरान सीएनजी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को देखें तो भाव में जोरदार उछाल आया है। पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत में 1 किलो सीएनजी के लिए 48 रुपए से कम कीमत चुकानी पड़ती थी। अब भाव 75 रुपए के ऊपर है और अब नेचुरल गैस के दाम में हुई 40% बढ़ोतरी के बाद सीएनजी और महंगी होने की आशंका बढ़ गई है। इसी आशंका की वजह से महेंद्र को सीएनजी गाड़ी खरीदने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है, क्योंकि इससे पेट्रोल की तुलना करें तो 1 साल पहले के मुकाबले दाम बढ़ने की बजाय घटे हैं। साल भर में पीएनजी की कीमतों में भी सीएनजी की तरह ही बढ़ोतरी हुई है। ऊपर से नेचुरल गैस के महंगा होने से पीएनजी का रेट और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका है। लेकिन यह दर्द सिर्फ पीएनजी और सीएनजी तक ही सीमित नहीं रहने वाला। फर्टिलाइजर और बिजली की महंगाई बनकर ये उन लोगों की जेब भी खाली करेगा जो सीएनजी और पीएनजी इस्तेमाल नहीं करते। देश में जितनी नेचुरल गैस की खपत होती है उसका लगभग 1/3 हिस्सा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री अपने लिए खर्च करती है। लगभग उतनी ही खपत फर्टिलाइजर उद्योग भी करता है। इसके अलावा करीब 8% खपत बिजली बनाने में होती है और बाकी खपत अन्य उद्योगों में होती है। नेचुरल गैस के महंगा होने से इन सभी उद्योगों की लागत बढ़ेगी, जिसे अंत में उपभोक्ताओं की जेब से ही वसूला जाएगा। देश में जितनी नेचुरल गैस की खपत होती है उसका लगभग आधा हिस्सा आयात करना पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस के दाम बढ़ने तथा रुपए में आई कमजोरी की वजह से आयात महंगा पड़ रहा है। ऊपर से भारत को नेचुरल गैस की सप्लाई करने वाली रूस की कंपनी गैसप्रॉम ने मई के बाद से सप्लाई रोक रखी है। इसलिए भारत को अन्य देशों से उनके तय किए भाव पर ही गैस खरीदनी पड़ रही है। इस साल अक्टूबर और नवंबर में डिलीवर होने वाली नेचुरल गैस के लिए भारत ने जो कीमत चुकाई है वो पिछले साल के मुकाबले 2 गुनी है। इस वजह से भी नेचुरल गैस की वजह से महंगाई बढ़ने की आशंका है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। सर, कीमतें बढ़ने के साथ साथ कोर सेक्टर का भी नंबर आया, उसमें गैस का आंकड़ा क्या बताता है, क्या दिशा दिख रही है? ये महत्वपूर्ण सवाल है जो गैस की कीमतों की दृष्टि से समझना चाहिए। कोर सेक्टर में जब हम बात करते हैं तो भारत के उन 8 बुनियादी उद्योगों की बात करते हैं जिनके आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख चीज़ों का, जहां से कच्चा माल आता है, उस उद्योग की या उस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसमें गैस है, क्रूड है, कच्चा तेल है, फर्टिलाइजर है, स्टील है, कोयला और इलेक्ट्रिसिटी है। ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनके बारे में इस आंकड़े को आप ध्यान से देखिए। एक तो ये आंकड़ा 9 महीने के न्यूनतम स्तर पर आया, जो कि कोर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ थी। अगर अप्रैल 2021 में देखें तो उसके हिसाब से इसमें अगस्त में तेज गिरावट दिखाई दी। पर इस पूरे सेक्टर को सबसे ज़्यादा तेज़ी से नीचे लाने में भूमिका रही गैस और कच्चे तेल की। हम यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि हमने इकोनॉमिक में भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर एक विस्तृत एपिसोड किया था और हमने इस पर बात की थी कि भारत में आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी चुनौती कहाँ है। वो मोबाइल फ़ोन, टीवी या फ्रिज बनाने में नहीं है, बल्कि भारत में गैस और तेल की जो शॉर्टेज है, जो कमी है, जिसमें हमारी आयात पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, उसमें नेचुरल गैस और तेल के उत्पादन में भारतीय कंपनियां, भारत की सरकारी कंपनियां उसमें सबसे आगे, वो बुरी तरह विफल होती जा रही हैं। कच्चे तेल का प्रोडक्शन लगातार तीसरे महीने कोर सेक्टर के आंकड़ों में दिखाई पड़ा कि उसमें 3.3% का कॉन्ट्रैक्शन आया या उसमें गिरावट आई। नेचुरल गैस का उत्पादन लगातार दूसरे महीने गिरा, अगस्त में भी गिरा था और जुलाई में भी गिरा था और अगस्त में भी गिरा। ये उस स्थिति में है
जब भारत में गैस की शॉर्टेज है, किल्लत है, हम इस पर चर्चा करते रहे, गैज़प्रॉम से जो भारत की प्रमुख रशियन सप्लायर थी उससे गैस नहीं मिल रही है और आज गैस की कीमतें हम रिकॉर्ड लेवल पर ऊपर बढ़ती देख रहे हैं। भारत तेल पर, गैस पर बड़े पैमाने पर निर्भर है, पर भारतीय कंपनियां आखिर जो भी उनके पास सुविधाएं या सहूलियतें या तेल क्षेत्र हैं उनमें पर्याप्त उत्पादन क्यों नहीं कर पा रही? शायद उनकी ये नाकामी भारत में कच्चे तेल और गैस की महंगाई भी बढ़ा रही है और आत्मनिर्भरता को भी बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। ये आंकड़ा हमें कोर क्षेत्र के आंकड़े से या कोर सेक्टर के डेटा से दिखाई देता है। चलिए अब गैस के बाद बात करते हैं तेल की। दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई करने वाले देश एक बार फिर से तेल उत्पादन में कटौती कर सकते हैं। इस हफ्ते तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस की बैठक होने जा रही है और बैठक में उत्पादन कटौती पर फैसला हो सकता है। क्यों हो सकता है? दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका से कच्चे तेल की मांग प्रभावित होने के आसार हैं और इसका असर कीमतों पर पड़ सकता है। लेकिन तेल उत्पादक देश ये नहीं चाहते कि भाव ज़्यादा टूटें। ऐसे में वो उत्पादन में कटौती करके सप्लाई साइड अगर कमज़ोर होगी तो सीधी सी बात है कीमतों को सहारा मिलेगा। बैठक 5 अक्टूबर को होनी है। सर, कितनी कटौती की संभावना देख रहे हैं आप? शुभम, 5 अक्टूबर की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये बैठक फेड रिजर्व की बैठक जितनी ही ज़रूरी मानी जा रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ से कच्चे तेल की कीमतों में महंगाई का अगला दौर शुरू होगा और ओपेक देशों का संगठन जब उत्पादन में कटौती का फैसला करता है तो इसका व्यापक असर होता है और लंबे समय के लिए होता है। और आमतौर पर ओपेक देश 2 या 3 महीने के उत्पादन कटौती के साइकिल पर फैसला करते हैं और फिर ये फैसला अन्य देशों के पूरे सिस्टम में जाता है और वहाँ लागू होना शुरू होता है। तो ये माना जाता है कि 3-4 महीने तक तेल की कीमतों का रुख इस फैसले से तय होता है और इसलिए 5 अक्टूबर की बैठक महत्वपूर्ण है। यह बैठक दो घटनाक्रमों की छाया में हो रही है। पहला घटनाक्रम ये कि दुनिया में महंगाई अभी भी कम नहीं हो रही है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के बाद, पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ने के बाद भी यूरो जोन की महंगाई, अमेरिका की महंगाई अपनी ऊंचाई से नीचे नहीं जा रही। और दूसरी चीज़ है कि मंदी की संभावना के जरिए दुनिया में कमोडिटीज़ की और कच्चे तेल की मांग में कमी आने की संभावना है। ओपेक देश इस दूसरी संभावना के करीब खड़े हुए हैं और वहाँ जिन फैसलों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जो हमें हमारे सूत्रों से या बाजार के सूत्रों से पता चल रहा है, ओपेक देश पहले ही 1 लाख बैरल पर डे की कटौती का फैसला कर चुके हैं। इसे बढ़ाकर 1 लाख बैरल पर डे की कटौती और ज़्यादा की जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है, बल्कि इससे ज़्यादा कटौती की भी संभावना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि रूस की तरफ से भी करीब 1 मिलियन बैरल पर डे की कटौती का प्रस्ताव आ सकता है। और अगर रूस ही इतनी बड़ी कटौती इसमें करता है, बल्कि कहा जा रहा है कि रूस इससे बड़ी भी कटौती करता है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर काफ़ी बड़ा दबाव देखने को मिलेगा। रूस ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि रूस की तरफ से कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची रहेंगी तो उसके तेल का महत्व बाजार में बना रहेगा, रेलेवेंस बना रहेगा और जो प्रतिबंध के दबाव हैं या रूस के तेल पर की कीमत पर कैपिंग की जाने वाली कोशिशें हैं उन्हें थोड़ा सा कम किया जा सकेगा, क्योंकि तेल की महंगाई फिर वापस लौटेगी। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई कम होने की संभावनाएं कम होती जाएंगी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी और मंदी के और गहरा होने का रिस्क बढ़ता जाएगा। ऐसी स्थिति में बाजार 2 संभावनाओं पर काम कर रहा है। शुभ, पहली संभावना यह है कि अगर 5 लाख बैरल पर डे के आसपास की तक की कटौती आती है कुल मिलाकर रूस और ओपेक को मिलाकर, तो बाजार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहीं 87-88 के आसपास तेल घूमता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर 1 मिलियन बैरल पर डे के आसपास की कटौती आती है तब फिर बाजार की कीमतों पर में बड़ा दबाव हमें और बढ़ोतरी दिखाई देगी कि कच्चे तेल की कीमत $90 से ऊपर निकल सकती है और यहाँ से फिर वो महंगाई का एक नया दौर बनना शुरू होगा। अब ये 5 अक्टूबर की बैठक में रूस और ओपेक देशों की सहमति से निकलेगा, पर बाजार दोनों संभावनाओं की तरफ देख रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि बाजार में तेजी का एक रुख तो बना हुआ है, लेकिन बाजार ये भी मान रहा है कि शायद दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर जो दबाव बना है और मांग में कमी है और मंदी का खतरा है, उसका असर तेल देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी परोक्ष रूप से होगा। तो वो इतनी कटौती नहीं करेंगे जिससे कीमतें फिर बढ़कर $90 या $100 के आसपास पहुंच जाएं, पर कहना मुश्किल है क्योंकि तेल की अर्थव्यवस्था और तेल की इकोनॉमी कई सारे फैक्टर से प्रभावित होती है। तो 5 अक्टूबर की बैठक सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। एनर्जी की महंगाई से अपने नागरिकों को राहत देने के लिए यूरोप के देशों ने अपनी तेल और गैस कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाने का फैसला किया है और उस टैक्स से जो कमाई होगी उसे जो यूरोप की जनता को एनर्जी बिल की सब्सिडी दी जाएगी। यूरोपियन यूनियन ने कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाने को मंजूरी दे दी है। पूरे यूरोप में सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, जिस वजह से वहाँ पर एनर्जी की खपत बढ़ जाएगी और महंगी एनर्जी की वजह से वहाँ पर महंगाई और बढ़ने की आशंका थी। लेकिन अब विंडफॉल टैक्स की मदद से एनर्जी की महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। सर,
कंपनियों पर ये टैक्सेशन किस हद तक प्रभावी हो पाएगा, आपको क्या लगता है? करीब करीब 140 बिलियन यूरो की ये डील है। पूरी यूरोपियन अर्थव्यवस्था है, इसमें यूके शामिल नहीं है, ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है। यूरोपियन यूनियन की अर्थव्यवस्थाओं ने मिलकर अपनी कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाकर 140 बिलियन यूरो जुटाने का कार्यक्रम बनाया है। और इसके जरिए यूरोप के देश सामूहिक रूप से जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, उन बढ़ती हुई कीमतों में बिजली बिलों में मदद के लिए अपने देश के लोगों को सब्सिडी देंगे। यानी बिजली के बिल तो पे करेंगे पर उनको उसके बदले सब्सिडी दी जाएगी। ये व्यवस्था इसलिए अपनाई जा रही है क्योंकि यूरोपियन कंपनियों ने जो तेल और गैस का कारोबार करती हैं, उनके मुनाफों में कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है और इसलिए उन पर विंडफॉल टैक्स लगाकर ये पैसा जुटाया जा रहा है। अब इसमें जो चर्चा और बहस कंपनियों के बीच में है, वो सरकार और कंपनियों के बीच में है, वो ये कि अगर विंडफॉल टैक्स लगाया गया और आने वाले समय में गैस की कीमतें और बढ़ती हैं तो कंपनियां अपने प्राइसेस और बढ़ा सकती हैं और वो बढ़ोतरी पास ऑन कर सकती हैं। तो क्या उनके मुनाफों पर कैपिंग कर दी जाए या फिर गैस या एनर्जी के प्राइसेस पर कैपिंग कर दी जाए, इस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। अगली खबर 5G। शनिवार को देश में 5G टेलीकॉम सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने कुछ शहरों में 5G सेवा शुरू करने की घोषणा भी कर दी, लेकिन पूरे देश में इसके शुरू होने में अभी समय लगेगा। देश के तीसरे सबसे बड़े टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वोडाफोन आइडिया ने तो अपनी 5G सेवा को लॉन्च करने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि रिलायंस जियो ने कहा कि अगले साल दिसंबर तक पूरे देश में वो 5G सेवाएं शुरू कर देंगे। एयरटेल ने मार्च 2024 तक पूरे देश में 5G सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अभी तक किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने उपभोक्ताओं के लिए 5G सेवा पर आने वाले खर्च की जानकारी नहीं दी है। कितना टैरिफ बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, इस पर कोई साफ जानकारी नहीं आई। हालांकि शुरुआत में जहां लॉन्चिंग हुई है उस पर रिलायंस जियो ने 4G सेवा की दरों पर ही 5G सेवा देने की घोषणा की है। सर, 5G कितनी तेजी से पूरे देश में फैलेगा? अंतर्राष्ट्रीय तजुर्बे अगर देखें, दुनिया के तजुर्बे देखें तो क्या कहते हैं? शुभम, 5G को लेकर जो मौजूदा तस्वीर है, भारत में इसका बहुत ज़ोर शोर से लॉन्च हुआ। इस बात की हालांकि भारत के तीनों ऑपरेटर्स में से केवल एयरटेल ने ताजे तौर पर 8 शहरों में सेवा शुरू की है। 5G भी पूरी दुनिया के बाज़ारों में भी प्रतीकात्मक लॉन्च की स्थिति में है। करीब 85 मार्केट्स में, दुनिया के केवल 85 मार्केट में अभी 5G की सर्विस कॉमर्शियली अवेलेबल है, वाणिज्यिक रूप से अवेलेबल है। पायलट लेवल पर कई जगह काम चल रहा है। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण आंकड़ा जो हमें 5G के नेटवर्क से दिखाई देता है, वही दिखाई देता है कि दुनिया में करीब 33 स्टैंड अलोन ऑपरेटर्स ने अपनी 5G सर्विसेज अगस्त तक लॉन्च की थी हैं, जो कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो बड़ी ग्लोबल कंपनियां हैं, जिसमें हचिसन है, वोडाफोन है, ऑरेंज है, इन्होंने अभी किसी बड़ी पैन नेशनल लेवल के ऊपर अपनी 5G सेवा शुरू नहीं की है। ज़्यादातर कंपनियां अभी स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क्स पे काम कर रही हैं। ज़्यादातर कमर्शियल 5G डिप्लॉयमेंट जो स्टैंड अलोन ऑपरेटर्स हैं, किसी एक देश के ऑपरेटर्स हैं या छोटे इलाके में, उसे लागू कर रहे हैं। 5G को लेकर भारत में अभी दरों को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, क्या कीमत होगी 5G सर्विसेज की, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि 5G के साथ जो उसका इकोसिस्टम विकसित होना है, उसकी अभी तैयारी नहीं हुई है, उसके बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन भारत ने 5G को औपचारिक रूप से अपना लिया है, स्पेक्ट्रम एलोकेट हो चुका है। कंपनियां इसे कैसे लागू करेंगी, हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एयरटेल की तरफ से इस बात का इशारा स्पष्ट रूप से हो चुका है कि 5G की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि एयरटेल ने कहा है कि उसने इतना महंगा स्पेक्ट्रम खरीदा है तो इस सर्विस पर वो सही दरें लगाएगी। लेकिन पूरी दुनिया में 5G के ग्रोथ की रफ्तार या बढ़ने की रफ्तार बहुत स्लो है, और भारत में भी माना जा रहा है कि भारत के अधिकांश हिस्से को कवर करने में 5G को काफ़ी लंबा समय, वर्षों लग जाएंगे, तब हर व्यक्ति के पास तक 5G की सेवाएं पहुंच सकेंगी। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आईबीसी की चमक को फीका नहीं होने दिया जा सकता। बैंकों के फंसे कर्ज को वसूलने और कर्ज उठाने वाली कंपनियों से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए सरकार ने बड़े आर्थिक सुधार के तौर पर 2016 में आईबीसी को लॉन्च किया था। लेकिन इसको लेकर वित्त मंत्री के बयान से ऐसा संकेत जा रहा है कि इस आर्थिक सुधार से बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ है। सर, वित्त मंत्री सबसे ज़्यादा किस बात को लेकर परेशान है, आपको क्या लगता है? पहली बार भारत के वित्त मंत्री ने एक कानून को लेकर इस तरीके का वक्तव्य दिया, जिस वक्तव्य में ये बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की जा रही थी कि भारत का ये कानून असफल हो रहा है। अंग्रेजी के अगर एक मुहावरे का मैं इस्तेमाल करूं और भारत के उद्योग जगत में या सुधारों की दृष्टि से हमें इसे देखें तो अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि गॉड इज़ फेलिंग। ये माना जा रहा था कि भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ये
परमपिता था, ये गॉड था बैंक्रप्सी कानून, क्योंकि इसके बाद फिर और कुछ नहीं हो सकता। जहां आप कंपनियों को कारोबार करने के बाद स्वतंत्र रूप से बैंक्रप्ट होने की सुविधा देते हैं, दिवालिया हो जाने की सुविधा देते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए बरी हो जाने और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें उन संपत्तियां बेचकर पैसे देने की जो भी बच सके के देते हैं, ये भारत की सुधार की दृष्टि से भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माना जा सकता था कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए। और वहां दो बहुत बड़े ट्रेंड हैं जो वित्त मंत्री को परेशान कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने आज बेबाकी के साथ इस बात को स्वीकार किया। हालांकि ये बात तथ्य और आंकड़ों के तौर पर संसद को कई बार बताई जा चुकी है। संसद की समिति में बात कह चुकी है कि आईबीसी अपने कामकाज में और अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रहा, इस पर वापस काम किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज वित्त मंत्री ने कहा कि ये जवाब देना मुश्किल है कि आखिर कम बैंकों को 95% तक हेयरकट क्यों लेने पड़ रहे हैं। यानी अगर कोई कंपनी बैंक्रप्सी बिल कानून के अंदर जाती है तो उसको कर्ज देने वाले जो क्रेडिटर्स, उसमें खासतौर पर बैंक्स हैं, उन्हें 100 में से केवल 5 रुपये वापस मिलते हैं, 95 रुपये उनके के चले जाते हैं। अब कुछ बड़े किस्से आप हमारे सामने आप देख लीजिए, वीडियोकॉन, सिवा इंडस्ट्रीज, जेट एयरवेज, ऐसे मामले हमारे सामने जिसमें 80%, 88% के आसपास कंपनियों में के पास से कंपनियों ने कर्ज नहीं चुकाया और बैंक्रप्सी बोर्ड के आदेश के मुताबिक बैंकों को हेयरकट लेना पड़ा। दूसरी चीज जो उन्होंने नहीं कही, जो भीतर से इस आंकड़े से खुलकर निकल कर आ रही है, कि पूरे बैंक्रप्सी कानून में अभी तक जितने मामले सुलझाए गए हैं शुभम, उसमें 80% कंपनियां बंद हो गई हैं। उन्हें लिक्विडेट करना पड़ा है। केवल ये माना जा रहा है कि 15 से 16% कंपनियां ऐसी हैं जो दोबारा चालू करने की स्थिति में आई। यानी इसे उद्धार की जगह एक किस्म का कब्रिस्तान बन गया बैंक्रप्सी कानून, जहां कंपनियां जिस दरवाजे से घुसती थी फिर बाद में वो बाहर बंद होकर ही वापस निकलती थी। समाधान नहीं मिले, ज़्यादातर कंपनियां पहले ही चरण में बंद हो गई। अगर और अपील में फंसी हुई कंपनियां हैं वो भी कंपनियां शायद बंद होने के करीब जाएंगी। दूसरी चीज़ जिसने इस सुधार को लेकर जो उम्मीदें बनी थी उसे बुरी तरह कमज़ोर किया और सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाए, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि इन कंपनियों के बंद होने से कितने रोजगार खत्म हुए ये किसी को नहीं पता। क्यों कंपनियां बंद हुई तो उसके साथ रोजगार भी गए और उसके साथ जो कर्ज डूबा और 80 से 95% के आसपास का कर्ज डूबा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात ये कि पूरी की पूरी प्रक्रिया तेजी से हल होने के बजाय लंबी और लंबी और लंबी और लंबी खिंचती चली गई। ये 3 बड़ी वजहें थी जिन 3 उद्देश्यों से इस कानून को लाया गया था। उन तीनों उद्देश्यों में ये असफल नहीं रहा है और इसलिए वित्त मंत्री को यह कहना पड़ा कि वे यानी सरकार आईबीसी की असफलता को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मतलब इसकी चमक को हम खोने नहीं देना चाहते। और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और कीमती बयान है इस दृष्टि से, क्योंकि ये सुधार भारत के सबसे बड़े सुधारों में से एक था। सर, खास तौर पर एक टिप्पणी छोटी कंपनियों को लेकर की गई, ये क्या है? वित्त मंत्री ने अपने बयान में यह भी कहा, उन्होंने इशारे में कहा कि हम एमएसएमईज के लिए एक प्री पैकेज्ड स्कीम लाए थे। शुभम, हमारे सामने बड़ी चर्चा रही है पिछले 7-8 सालों में, खासतौर से कोविड के दौरान ये चर्चा और ज़्यादा बढ़ी कि हम बड़ी कंपनियों को तो आईबीसी कानून बैंक्रप्सी की सुविधा देता है, कर्ज से बरी हो जाने से कंपनी बंद करके बाहर निकल जाने की सुविधा देता है, पर छोटी कंपनियों के लिए कुछ नहीं है। तो सरकार ने आईबीसी में एक विंडो बनाई थी जिसमें कहा गया था कि एक प्री पैकेज्ड एमएसएमई स्कीम बनाई गई थी, जिसमें कि एक सर्टेन लेवल तक के जो फंसे हुए कर्ज थे उन्हें पैकेज करके लाया गया था और उन्हें सेल किया जाएगा और उसके जरिए बैंक जो छोटी कंपनियां हैं उन्हें बैंक्रप्सी का फ़ायदा दिया जाएगा और वो इस दिवालियेपन के कानून का फ़ायदा लेकर बाहर निकल सकेंगी। वास्तविकता ये है कि ये स्कीम टेक ऑफ ही नहीं कर सकी। इस स्कीम में ना तो लोग आए, ना कंपनियां आई, ना कोई बात हुई। और इस बात पर वित्त मंत्री ने अपने बयान में आज इसकी तरफ इशारा भी किया कि ज़्यादातर इस स्कीम के पास पंख ही नहीं हो पाए। उनका कहना था ये उड़ान कैसे भरती। तो छोटे उद्योगों को बैंक्रप्सी कोड का फ़ायदा नहीं हुआ। अब सरकार पर दबाव ये कि बड़ी कंपनियां बैंक्रप्सी में कानून के अंदर जाकर अपनी बकायदारी से बच जाती हैं, बैंक उसका बड़ा हेयरकट ले लेते हैं और वो बाहर निकलकर बरी हो जाती हैं। और छोटी कंपनियां जिन्हें सबसे ज़्यादा इस तरीके की सुविधाओं की ज़रूरत है ताकि दोबारा कारोबार शुरू कर सके, उनके लिए कोई दरवाज़ा नहीं मिलता।
एनसीएलटी का सिस्टम अभी भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें ज़्यादातर फर्म्स जो 61% से ज़्यादा फर्म जो हम आंकड़ा देख रहे हैं शुभम एनसीएलटी के आंकड़े से, उनमें 270 दिनों में में निपटान की लिमिट से कहीं ज़्यादा लंबे उनके मामले खींचते हैं, जबकि 270 दिनों में माना जाता है कि उस केस का फाइनल निपटारा हो जाना चाहिए। सर आखिरी सवाल, ये असफलता जो है इस पूरी कानून की कहिए, सुधार की कहिए, उसकी वजह क्या है? दो बड़ी वजह आईबीसी की असफलता की, जो सरकार भी मानती है। पहली चीज तो ये कि ज़्यादातर कर्ज जो आईबीसी में जाता है वो बैंक पहले से ही बट्टे खाते में डाल चुके होते हैं, उसकी प्रोविजनिंग कर चुके होते हैं, इसलिए अब इस कर्ज की उगाही में कोई दिलचस्पी नहीं लेते और वो एनसीएलटी में या अदालतों में या बैंक्रप्सी कोर्ट में इस केस को परस्यू नहीं करते उस तरह से जैसे परस्यू किया जाना चाहिए, और इसलिए इसकी रिकवरी को लेकर उनका कोई मतलब नहीं होता। जो उन्हें मिल जाता है वो मिल जाए, नहीं तो उनका केस उनका लोन पहले ही प्रोविजनिंग के दायरे में जा चुका होता है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि एनसीएलटी में अभी भी विशेषज्ञता की बड़ी कमी है, एक्सपर्टाइज की बड़ी कमी। भारत में बैंक्रप्सी कानून में विशेषज्ञता नहीं है, इसको में काम करने वाले लोगों में विशेषज्ञता नहीं है, इसलिए जो पीछे पूरा का पूरा एक नेटवर्क काम करता है वो प्रवर्तकों को या प्रमोटर्स को बरी कराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उन्हें उनको सही वैल्यू मिल सके, इसका फार्मूला लेकर आगे नहीं आता। और ये दो बड़ी वजह हैं जिनका समाधान सरकार अभी तक नहीं निकाल पाई है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।